हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 19 जून 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का दौरा कंप्लीट हो चुका है और इस दौरान गुजरात पावागढ़ मंदिर से वो वडोदरा भी पहुंचे, गौरव सम्मेलन में भी भाग लिया और वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज का दिन माँ की वंदना का दिन है, क्योंकि कल 18 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का बर्थडे यानी कि जन्मदिन था और अब पीएम मोदी की मां 100 साल की हो चुकी हैं। इस दरमियान उन्होंने मां के चरण छुए, मां के पैर भी धोए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मां के जन्मदिन पर उनसे मिलने घर पर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां के पैर धोकर फिर उस पानी को अपनी आंखों में लगाया, उन्हें सोल ओढ़ाकर उनकी पूजा भी की। और दोस्तों, ये पूजा न सिर्फ पीएम मोदी की मां की पूजा है, बल्कि समाज के उस पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है जो आज मां को मां नहीं समझते हैं। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता, अपने दादा दादी को सही से नहीं रखते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनके लिए ये संदेश है कि माँ का ओहदा आखिर क्या होता है। 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने माँ के पांव पखारे, आशीर्वाद लिया और उन्हें अपने हाथों से मिठाई भी खिलाई। और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। उन्होंने लिखा कि माँ एक शब्द नहीं है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। पीएम मोदी ने कल अपनी जिंदगी का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट अपनी माँ को देते हुए बोले कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो भी अच्छा है, मेरी माँ और पिताजी का ही देन है। वहीं एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी पीएम ने कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की वह भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और तभी तो कहते हैं दोस्तों, वाकई में माँ तो माँ होती है। इस दुनिया में ईश्वर से भी, भगवान से भी अगर कोई बड़े ओहदे पर है तो वो होते हैं हमारे माता पिता। और इसलिए जीवन में हमेशा उनका आदर करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए, उनके साथ गलत व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, राइट। वही देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान वडोदरा को 21,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। गुजरात में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी नींव रखी और महिलाओं यानी कि माताओं और उनके शिशु के स्वास्थ्य पोषण के लिए मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत भी की। पावागढ़ में कालिका मंदिर का पीएम मोदी ने लोकार्पण भी किया और बोले कि युग बदलते हैं, आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। 500 साल पहले नष्ट किए गए मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फिर से झंडा फहराया और कहा कि आध्यात्मिक गौरव के केंद्र बहाल हो रहे हैं। वहीं गुजरात के बाद पीएम मोदी का अगला प्लान रहेगा, अब वो 20 और 21 जून को बेंगलुरु और मैसूर दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उनका अगला प्लान बताया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ नियमों को सख्त कर दिया है। अब चेक के क्लियरेंस से पहले आपको कुछ काम करना होगा। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए बड़ी जरूरी सूचना जारी करते हुए कहा कि अब बड़े अमाउंट वाले चेक के लिए आपको एक दिन पहले ही जानकारी देनी होगी। 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा का अमाउंट अगर आप चेक में भरकर पीएनबी से क्लियर करवाना चाहते हैं तो एक दिन पहले आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए अपने ग्राहकों को दिशा निर्देश दिया और कहा कि ग्राहकों को आसान वेरिफिकेशन प्रोसेस, चेक की वापसी से बचने के लिए क्लियरेंस से कम एक कार्य दिवस पहले अपने चेक की जानकारी देनी होगी। और पीएनबी ने जो हाल ही में नया पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया था, उसके मुताबिक अगर बड़े अमाउंट वाला चेक जारी करते हो तो ग्राहकों को चेक नंबर, चेक की राशि, तारीख और लाभार्थी के नाम की एक बार फिर से पुष्टि करनी होगी, यानी कि रीवेरिफिकेशन करना होगा। और इसलिए 10 लाख रुपए से ज्यादा का चेक अगर आप पीएनबी में क्लियर करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक दिन पहले बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, शक्तिमान के फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है। शक्तिमान पर एक फिल्म बनने जा रही है। 300 करोड़ होगा इस फिल्म का बजट और इस फिल्म में शक्तिमान और गंगाधर का किरदार कौन निभाएगा, इस पर शक्तिमान के असली किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना का कहना है कि ये राज से पर्दा वो अभी नहीं हटाएंगे, बल्कि फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सब कुछ बातें आपको पता चल जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, आपको पता होगा कल ही उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए। और अगर आप भी यूपी में 12वीं पास हो चुके डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कम से कम आपके 12वीं में 50% मार्क्स होना जरूरी है। और ऐसे में 12वीं बाद डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट और AIIMS जैसी परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आप अपने आगे की MBBS की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के टॉपर्स की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 10वीं बोर्ड में प्रिंस पटेल टॉपर्स रहे, तो वहीं 12वीं बोर्ड में दिव्यांशी टॉपर बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी टॉपर्स को बधाई देते हुए उनके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड में 10वीं परीक्षा में 600 में से 586 अंक लाकर यूपी कानपुर नगर के प्रिंस पटेल टॉपर बने हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में फतेहपुर की दिव्यांशी ने 95.40% के साथ 12वीं बोर्ड में टॉप 1 रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश बोर्ड में 12वीं में प्रयागराज की अंशिक यादव को दूसरी रैंक
मिली, इनका सपना IAS बनना है। मैनी कांग्रेट्स इन सभी को। और जो कानपुर के प्रिंस पटेल फर्स्ट रैंक टॉपर रहे 10th में, उनका कहना है कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना उनका सपना है। अग्निपथ योजना पर भी इन्होंने अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि ये योजना काफी अच्छी है, साथ ही इसमें कुछ कमियां भी हैं। प्रिंस ने कहा कि इस योजना से ज्यादा युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, इससे सेना को मजबूती मिलेगी। लेकिन अग्निपथ योजना की खामियों का जिक्र करते हुए बोले कि 4 साल बाद अग्निवीरों के सामने रोजगार का संकट होगा और सरकार को इसी कमी को दूर करने की जरूरत है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी आ रही है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार बैंक ने FD की ब्याज दरें बढ़ा दी है और अभी HDFC बैंक में 2 करोड़ रुपए से कम की FD कराने वालों को इन नई ब्याज दरों का फायदा मिलेगा। अलग अलग दिन के अकॉर्डिंग HDFC की अब न्यू इंटरेस्ट रेट क्या होगी, आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं। सामान्य नागरिक के लिए भी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 7 से 14 दिन, 6 महीने, 1 साल, 5 साल तक की FD की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आपको सामान्य नागरिकों के लिए HDFC बैंक में 5.75% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.50% यानी कि 6.5% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए HDFC के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी FD पर ब्याज बढ़ा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी FD की 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की इंटरेस्ट रेट अभी क्या रहेगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा का शानदार फॉर्म जारी है। फिनलैंड में वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर एक बार फिर से गोल्ड जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने देश को दूसरी बार गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये, और तब इनको गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई थी, राइट। और अब एक बार फिर से इन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ओलंपिक के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड कायम किया और वहीं दूसरे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज ने फिनलैंड में हो रहे कुओर्तान खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर अपना शानदार फॉर्म जारी रखा और इसमें उन्होंने 86.89 मीटर का थ्रो फेंक कर कुआर्तने खेलों में गोल्ड मेडल जीता। मैनी कांग्रेट्स नीरज चोपड़ा को अगेन, एक बार फिर से भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने के लिए। अच्छा चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब वोटर लिस्ट को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आधार कार्ड और पैन कार्ड को हाल ही में लिंक किया गया था सरकार के द्वारा और अब सरकार ने वोटर लिस्ट को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया। इसके लिए वोटर लिस्ट और आधार लिंक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर चुनावी प्रक्रिया पर होगा और सरकार के इस फैसले से अब किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही वोटर ID कार्ड होगा। एक से ज्यादा वोटर ID कार्ड रखने वालों को फर्जी कार्ड की मान्यता दी जाएगी और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। आप ऑनलाइन ही आधार पोर्टल या वोटर ID पोर्टल से भी अपने आधार और वोटर लिस्ट को लिंक कर पाएंगे। ओके, और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जुलाई से नई वर्दी में नजर आएंगी मिड डे मील की वर्कर्स। दरअसल हरियाणा के राजकीय स्कूलों में 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए जो दोपहर का भोजन बनाने वाली मिड डे मील की वर्कर होंगी, वो हरे रंग की वर्दी में नजर आएगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने वर्कर्स की वर्दी के रंग में बदलाव किया है, जिसको लेकर शिक्षा अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करवाने के निर्देश भी जारी कर दिए। और मतलब इस बार जो वापस नए सेशन में स्कूल खुलेंगे ना 1 जुलाई से ही, तो स्कूलों में मील तैयार करने वाली कुक को नई ड्रेस में आना होगा। यह हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी एक नई पहल शुरू की है। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑर्डर देते हुए कहा कि राज्य के अब सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को विशेष तौर पर स्थान देने का सर्वश्रेष्ठ फैसला किया गया और इस निर्णय के बाद अब सभी सरकारी प्रोग्राम में महतारी चित्र लगाना अनिवार्य होगा और इस दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना भी की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ महतारी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्यों के लोकल स्टेट के देवी के रूप में मानते हैं इसको लोग बाग। जिस तरह से हमारी भारत माता को हम भारत देवी माँ के रूप में मानते हैं ना, वैसे ही। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला। आयुर्वेद के विद्यार्थियों को बड़ी सौगात देते हुए अब हर महीने ऐसे छात्रों को 12,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा यूपी सरकार की तरफ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे छात्रों को बड़ी सौगात दी है। राज्य में आयुर्वेद कॉलेजों में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब हर महीने 12,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक उन्हें 7,500
4,000 रुपए महीना इंटर्नशिप भत्ता दिया जाता था, लेकिन इसमें 4,500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है और अब ऐसे में हर महीने 12,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा 5 साल तक की पढ़ाई के दौरान, है ना। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वहीं टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, व्हाट्सएप में आपको एक और नया फीचर अपडेट मिलेगा बहुत जल्द। व्हाट्सएप यूजर्स अब अनचाहे लोगों से छिपा सकेंगे प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन। यानी कि दोस्तों व्हाट्सएप में जल्द ही आपको ये नया फीचर मिलेगा कि आप सेलेक्टेड लोगों के लिए अपने लास्ट सीन और अपने प्रोफाइल फोटो को हाइड कर पाएंगे। अभी मतलब अगर आप इन चीजों को हाइड करते हो तो मतलब आपके सभी कॉन्टेक्ट के लिए ये चीजें हाइड हो जाती हैं, राइट। लेकिन जल्दी आपको व्हाट्सएप में नया प्राइवेसी फीचर मिलेगा, मोर फैसिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के साथ में। उसके जरिए आप सेलेक्टेड लोगों के लिए अपने व्हाट्सएप का लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो को हाइड कर पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आपको बताऊंगा देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा और इसका विरोध प्रदर्शन भी देश भर में हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से। देखिए हरियाणा राज्य में भी अग्निपथ योजना पर संग्राम देखा जा रहा। गोहान में पुलिस पर पथराव हुआ, वाहनों की हवा निकाल दी गई, एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। महेंद्रगढ़ में तनाव, जिंद भुना में रोड जाम भी हुआ। अग्निपथ योजना का विरोध अब महाराष्ट्र राज्य में भी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरे युवा, मुंबई, मालेगांव और बीड़ जिले में भी इसका प्रदर्शन देखा गया। सबसे ज्यादा बिहार के युवा अग्निपथ का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। बिहार तो मानो आग में जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई ट्रेनों को जला दिया, कई बसों को जला दिया गया और अग्निवीरों ने 4 दिन में जो रेलवे के 700 से भी ज्यादा करोड़ का नुकसान कर दिया ट्रेनों को जला करके। और इतने में तो बिहार राज्य में 10 नई ट्रेनें चलाई जा सकती थी। मतलब देखिए बिहार राज्य में कितना नुकसान हुआ और स्पेशली इंडियन रेलवे को और हमारे ही देश की संपत्ति को कितना नुकसान हुआ। भारत के अग्निवीरों युवाओं से 700 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान रेलवे को हो चुका है, जिससे एक राज्य में बिहार में 10 ट्रेनें नई चलाई जा सकती थी। अग्निपथ पर बवाल होते हुए लगातार 4 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 260 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार में एक ट्रक को भी फूंक दिया। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट बंद है, अगले 24 घंटों के दौरान भी और बंद रहेगा। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध के बीच दोस्तों कल ही केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा कल ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स की भर्तियों में 10% आरक्षण मिलेगा, राइट। और वहीं आयु सीमा में भी छूट दी थी। लेकिन अब सरकार का कहना है कि अग्निवीरों को देश के गृह मंत्रालय के अलावा भी जो रक्षा मंत्रालय की यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की भर्तियां होंगी उनमें भी 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में नियुक्तियों में भी आरक्षण मिल पाएगा। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान में भी अग्निपथ का विरोध देखने को मिला। रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ हुई। कोटा पटना एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया। योजना के खिलाफ गहलोत सरकार ने प्रस्ताव भी जारी किया। वहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेताया और कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए। कई लोगों का कहना है कि अग्निपथ योजना का अनावश्यक विरोध किया जा रहा है। सेना का आधुनिकीकरण अति आवश्यक है। उपद्रवी तत्व आर्मी में शामिल होने लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स में कई लोग ऐसी भी आलोचना कर रहे हैं इस अग्निपथ के विरोध की। अच्छा इसके अलावा भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण के अलावा सस्ता कर्ज भी मिलेगा, यानी कि सस्ते में लोन भी मिलेगा। अग्निवीर अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अग्निपथ योजना में जाने के बाद तो उन्हें सस्ती दरों पर देश के बैंकों के द्वारा लोन दिया जाएगा। विपक्षी दल कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री को माफी वीर बनना होगा और अग्निपथ योजना को वापस लेनी पड़ेगी। इसी बीच अग्निवीरों के लिए एक और बड़ी घोषणा देखिए आप, अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भी मिलेगी अग्निवीरों को नौकरी। ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है सिविल एविएशन की तरफ से। विमानन मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना में 4 साल का नौकरी करने के बाद कुशल एवं अनुशासित अग्निवीरों को अलग अलग काम दिए जाएंगे। एविएशन के फील्ड में भी उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो कुछ यूं सिलसिला और विरोध चल रहा, माहौल चल रहा अग्निपथ योजना को लेकर। अच्छा देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए असम मेघालय में बाढ़ से 2 दिनों में 31 लोगों की जान चली गई। असम में 19 लाख लोग प्रभावित हुए। अगरतला में 60 सालों की तीसरी सबसे ज्यादा बारिश भी देखी गई। असम राज्य में बाढ़ के कहर से मात्र अब तक इसी साल 54 लोगों की जान चली गई है। ये तबाही की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में भी कल तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना कि अब मानसून दूर नहीं है। मध्य प्रदेश भोपाल में भी बारिश की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। झारखंड राज्य में 20 जून तक पूरे झारखंड में झमाझम बरसेगा मानसून। 21 जून तक वज्रपात का भी खतरा है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला। बद्रीनाथ में बर्फबारी भी देखी गई कई जगहों पर। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 19 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है देखिए आप। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूर्वोत्तर बिहार, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा कोरोना बुलेटिन देखिए दोस्तों,
पिछले 5 दिन में हमारे देश में 50,000 से भी ज्यादा नए कोरोना केस देखे गए। बीते 24 घंटों के दौरान 13,079 नए मामले आए, जबकि इससे पहले पिछले 2 दिनों से 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने देखने को आ रहे थे। राइट। वहीं राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण 35% तक बढ़ा है। देश में कोरोना की रफ्तार मानो बढ़ती जा रही है और यह कहीं कोरोना की नई लहर का खतरा न बन जाए, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए आप हम सबको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। पंजाब राज्य में भी देखिए कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 5 दिन में 391 मरीज मिले, 24 घंटों में 104 नए पॉजिटिव देखे गए। और चिंता की बात यह कि पंजाब में अभी भी हेल्थ मिनिस्टर का पद खाली है। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए आप, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा, बल्कि नए फॉर्मूले पर काम कर रही सरकार। और अब कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ोतरी जो होगी ना, वेतन में इजाफा, वो कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। अब सरकार 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, इस तरह के पे कमीशन को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। वह देखिए, एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुका है। अब मात्र 5 घंटे में आप राजस्थान, जयपुर से पंजाब, चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे। हिमाचल की दूरी भी घटी है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब सरकारी ब्लड बैंकों में भी लगेगा खून का पैसा। दरअसल अब हमारे देश में जो सरकारी ब्लड बैंक है, गवर्नमेंट ब्लड बैंक जो हॉस्पिटलों में होते हैं, उनके लिए भी प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। अभी तक ये सेवा निःशुल्क मिल रही थी, लेकिन अब इसमें कई संशोधन यानी कि बदलाव किए गए। हालांकि इस नियम को, इस योजना को लागू करने का जिम्मा राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। वे चाहें तो इसे लागू करें या अपनी सेवा को निःशुल्क रखें। दरअसल देश भर के सभी सरकारी ब्लड बैंकों को नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी नाको से बाहर कर दिया गया है। और अब केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय के द्वारा ब्लड बैंक संचालित होंगे। और इसे लेकर महानिदेशालय ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। झारखंड राज्य से ये नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग 11 से 24 जुलाई तक आयोजित करेगा जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। फैमिली प्लानिंग अपनाने पर रहेगा जोर। अच्छा, हरियाणा नगर निकाय चुनाव आज होने जा रहे हैं। राज्य में 235 अति संवेदनशील पोलिंग बूथ भी हैं। आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होंगे मतदान। मतगणना 22 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगी। वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि बैंकों की कर्ज वसूली के लिए यानी कि बैंक लोन के वसूली करने के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। बैंकों के जो एजेंट होते हैं वो कई बार लोगों से लोन की वसूली करने के लिए बदसलूकी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। तो इस पर आरबीआई गवर्नर का कहना है कि खराब भाषा और धमकी देना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, मैं देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 1 मीट्रिक टन आम्रपाली आम भेजे हैं गिफ्ट में। वे भारत को अच्छा पड़ोसी भी बता चुकी हैं और इन आम से मानो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में मिठास आएगी। वहीं देखिए, श्रीलंका में हालात काफी बिगड़ रहे हैं। ईंधन बचाने के लिए अगले सप्ताह से सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। अच्छा, राजस्थान से बड़ी खबर देखिए, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति साल 2022-23 के लिए स्टूडेंट्स 1 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नए रजिस्ट्रेशन भी पोर्टल पर 15 जून से किए जा रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल है, इसके जरिए अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, एजुकेशन से कुछ और अपडेट देख लीजिए। राजस्थान में अजमेर, कोटा, भरतपुर में आंगनबाड़ी के अलग अलग पदों पर वैकेंसी भी निकली हुई है। 30 जून 2022 लास्ट डेट रिमेम्बर के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जेईई मेंस जून सेशन एग्जाम पर अपडेट आ रहा है। 20 से 29 जून तक होंगे जेईई मेन के जून के एग्जाम। दोनों सेक्शन में होगी नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए होंडा और सोनी कंपनी ने हाथ मिलाए हैं। साल 2025 में आपको होंडा और सोनी की नई इलेक्ट्रिक गाड़ी देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विरोध हो रही अग्निपथ योजना के लिए सरकार ने पहले साल के लिए उम्र सीमा को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।